ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का आ चुका है और यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछती है स्पेशली ऑन द पैरामीटर्स कि किन बेसिस पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो आज के आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे पहले तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या रैंकिंग है, इंडिया कौन से रैंक के ऊपर स्टैंड कर रहा है, नेबरहुड कंट्रीज़ कौन से रैंक पे स्टैंड कर रही हैं एंड टॉप रैंकर्स कौन-कौन हैं। उसके बाद किन पैरामीटर्स के ऊपर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, उसको हम देखेंगे। फिर आएगी प्रोग्रेस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से रिलेटेड और जो एजुकेशन है, उससे रिलेटेड इंडिया ने क्या-क्या प्रोग्रेस करी हुई है। देन आता है फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किन-किन सेक्टर्स में पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। पहले कितना डाटा हमें रिट्रीव हुआ है कि जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज कर रहे थे, अब कितना है? चैलेंजेस क्या-क्या हैं और सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं, वो सारा इसमें हम कवर करेंगे। देखो पहली बात तो ये रिपोर्ट 2025 की है, पर यहाँ पे डाटा जो मिलेगा आपको वो 2023 वाला मिलेगा। तो मतलब इसको पिछले साल के साथ आप कंपेयर करोगे तो 2022 के साथ कंपेयर करोगे। चलिए जी, तो इंडिया की जो रैंक है इस बार वो 193 में से 130th रैंक है। और किसने रिलीज किया है ये डेटा? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था 6 ऑफ मई को, दैट वाज एट ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है आपके बेल्जियम में। तो वो इवेंट वहाँ पे हुआ था जिसमें पूरी डिटेलिंग दी जाती है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे रैंक करती है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो वो इवेंट की लोकेशन थी। ख़ैर जो थीम है 2025 की वो है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बार-बार सुनते रहते हो कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज इंक्रीज़ होता है तो कहीं न कहीं ये जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा। तो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा, ह्यूमन्स की जो डिमांड है वो तो रहेगी ही रहेगी। बाकी इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं क्या-क्या पैरामीटर्स हैं। और उसी के साथ-साथ हमने 2030 का एजेंडा 2030 भी जिसे बोलते हो आप, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोलते हो, टोटल हैं ये 17। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, जिसमें टोटल गोल्स थे 8, फिर उसी को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया और इसमें टोटल 17 गोल्स डाल दिए गए। अब देखो, अगर पूरी ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कुछ ना कुछ स्लो डाउन आता रहा। कभी बीच में 2020 में कोविड-19 आया, कभी इन्फ्लेशन हुई, तो मतलब चेंजेस आते रहे। ग्लोबल स्लो डाउन होता रहा, डेवलपमेंट में स्लो डाउन देखने को मिलता रहा, इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई, पर ये बोला गया कि जो इंडिया की डेवलपमेंट है एज़ पर एचटीआई वो इम्प्रूव हुई है। कौन-कौन से सेक्टर्स में? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इवन आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक चैलेंजेस। अब जैसे 2020 में कोविड-19 आता है तो उसके बाद जो चीज़ें थी वो सेम नहीं थी जैसे 2019 के अंदर थी। तो बोला गया है इन सेक्टर्स के अंदर आप देखोगे कि अभी भी इम्प्रूवमेंट है। अब यहाँ से आप एनालाइज़ कर लो सबसे पहले एसडीजी नंबर 3। एसडीजी नंबर 3 में क्या बताया है? गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग की यहाँ पे बात करी जाती है। उसके बाद बात करी गई है जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो वाइडन हुई हैं। अभी भी आपको इनइक्वालिटी दिखाई देगी इंडिया में, वो चाहे से जेंडर इनइक्वालिटी हो या फिर इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी हो। तो जो आपका एसडीजी नंबर 5 है, इट टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी नंबर 5 मेल और फीमेल और बाकी के जो जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बेसिस पे। और 10th वाली जो एग्जिस्ट करती है एसडीजी, दैट इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। वो वेल्थ इनइक्वालिटी हो सकती है, जो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करे जाते हैं किसी भी ह्यूमन को, उसकी इनइक्वालिटी हो सकती है। अब सबसे पहले तो देखो इंडिया ने क्या प्रोग्रेस करा है। तो 2022 में जो रैंक था इंडिया का, पहले तो वो 133 था, अभी हम 130 पे आए हैं तो इम्प्रूव हुआ है 3 पॉइंट से। और अगर मार्क्स की बात करें तो पहले थे 0.676, तो 0.676 से हम इंक्रीज़ हुए हैं अप टू 0.685। पूरे वर्ल्ड में अगर टॉप रैंकर्स को देखें तो नंबर 1 पे है आइसलैंड जिनका स्कोर है 0.972, नॉर्वे है 0.970 और स्विट्ज़रलैंड है 0.970। अब ये जो इनके रैंक्स हैं और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनको तो आपने ध्यान नहीं रखना, पर हाँ, थोड़ा-सा ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि पहले पे आइसलैंड, देन नॉर्वे, फिर स्विट्ज़रलैंड। और इंडिया की बात करें तो हम हैं जाके 130th रैंक पे विद नंबर कितने हैं हमारे? तो 0.685, जिसको हमने इम्प्रूवमेंट दर्शाया हुआ है। अब देखते हैं पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करा जाता है। सबसे पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब याद रखना यहाँ पे जो डाटा है वो 1990 के साथ कंपेयर किया है, 2023 तक का, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या बोला गया कि पहले जहाँ पे लोग लगभग 58 ईयर्स के लिए जीते थे, 58-59 ईयर्स, ये तभी इस बीच की वैल्यू लिखी हुई है। अब 23 के अंदर अगर देखोगे तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है 72 ईयर्स पे। इसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक बच्चा स्कूल जा रहा है।
अगर 1990s का डेटा देखोगे तो वहाँ पे 8 से लेके 9 साल तक जाया करता था। पर 2023 में अगर देखोगे तो डेटा इंक्रीज़ कर गया है और 13 साल की स्कूलिंग एक बच्चा कंप्लीट कर रहा है। फिर आती है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। परचेजिंग पावर पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला देख लो सबसे पहले। जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा होती है, एक पर्सन या एक बिज़नेस कितनी इनकम अर्न कर रहा है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के साथ। तो इसी के साथ ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जीडीपी ये नहीं बता सकती कि किसका स्टैंडर्ड कैसा है, लिविंग का लाइफस्टाइल कैसा है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। उसको देखना है तो जीएनआई पर कैपिटा में देखा जाता है। अब ऐसे नहीं होता कि जो जैसे जीडीपी में तो आप क्या देखते हो, जितनी भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं विद इन द टेरिटरी, टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो वाला पैसा यहाँ पे काउंट करा जाएगा, उनको बेचने के बाद कितना पैसा आया। पर यहाँ पे जब जीएनआई कैलकुलेट करा जाता है तो इसमें रेमिटेंसेस भी इंक्लूड करे जाते हैं। रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है, जैसे इंडियंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं और वहां पे जब पैसा कमा रहे हैं तो वापस इंडिया भी भेज रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। और अगर 2024 का डेटा देखोगे तो लगभग 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस इंडिया को रिसीव हुए हैं और हम फर्स्ट रैंक पे भी थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे एसडीआई चेक करी जाती है। अब इसका इंक्रीमेंट देखोगे तो 1990 में जहाँ पे आपको अराउंड $2100 के आसपास मिलेगी, 2023 के अंदर यही वैल्यू $9046 तक हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हुआ है। अब आते हैं जो थीम रखी गई है इस साल की 2025 की, विच इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई की जो स्किल्स हैं ये भी ग्रो हुई हैं, जहाँ पे 2019 में आप देखोगे कोई एआई स्किल से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू नहीं हुए थे एज पर द डेटा। अब 2023 के आसपास आपको 20% इंडियन एआई रिसर्चर्स अवेलेबल मिलेंगे इंडिया के अंदर। अब ये सारी चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं, पीछे हमने 1990 का और 2023 का जो डेटा कंपेयर किया, उसके बेसिस पे बोला है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो वहाँ पे जॉब होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर हेल्थ की बात हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, व्हिच रिप्रेजेंट कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। मेडिकेशन अवेलेबल हुई हैं, अफोर्डेबल हुई हैं, तभी लोग अपना चेकअप बेटर वे से करवा पाए और आप जाके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ पे कुछ मिशंस के बारे में बात करी है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 के अंदर। तो इन इसका मेन पर्पस क्या था कि जितनी भी अनस्किल्ड लेबर है उनको 100 दिन तक के लिए जॉब्स प्रोवाइड करना। उसके बाद आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 में ऐड हुआ था 2002 में, जब लेके आए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला कि जो राइट टू एजुकेशन है इट्स अ फंडामेंटल राइट। अब इसी के तहत जो इसका एक प्रोग्राम चलाया गया था 2009 में, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, ताकि सभी को शिक्षा प्रोवाइड करी जा सके। उसके बाद आता है पोषण अभियान। यहाँ पे मेल नरिशमेंट ना हो, तो मेल नरिशमेंट आपने स्टार्टिंग में अगर एसडीजीज को ध्यान से देखा तो उसका जो एसडीजी नंबर 1 है, इट टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी। और जो आपका दूसरा है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है। अगर हंगर होगा सोसाइटी में तो मेल नरिशमेंट होगा। और इवन जो मेल नरिशमेंट की वजह से डायबिटीज होती है, इस टाइम वो भी अनाउंस कर दी गई है, उसको टाइप 5 डायबिटीज बोलेंगे या फिर जे टाइप डायबिटीज भी बोलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब 0.685 स्कोर के साथ हम कौन सी कैटेगरी में लाए करते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। और प्रोसीड किस तरफ को कर रहे हैं, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, जिसमें हमारा जो स्कोर होगा वो 0.685 से ज्यादा होना चाहिए, 0.700 तक पहुंचना चाहिए या फिर इससे ज्यादा भी चलेगा। अमंग इंडियन नेबर्स, अगर इंडिया के नेबर्स को देखें तो कौन कहाँ पे लाया करता है, तो चाइना हमसे आगे है, 78th रैंक पे है, श्रीलंका 89th, भूटान 125th, बांग्लादेश की अगर बात करें तो दोनों ही सेम रैंक के ऊपर लाए कर रहे हैं इस टाइम पे 130th। नेपाल की बात करें तो इन 3 कंट्रीज के बाकी हमसे नीचे के रैंक हैं, जैसे नेपाल का 145th है, म्यांमार का 150th है, पाकिस्तान का 168th है, तो ये इंडिया के नीचे के रैंकिंग्स है। उसके बाद आते हैं चैलेंजेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो गैप्स हैं वो वाइडन हुए हैं, इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई हैं, राइज हुई हैं। वो इनइक्वालिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो जेंडर के बेसिस पे भी हो सकती है। अब जेंडर के बेसिस पे कहाँ से बोल दिया, इसके लिए लेबर फोर्स का डेटा देखा गया, जिसमें फीमेल्स की पार्टिसिपेशन बेशक इंक्रीज हुई है 41.7%, पर अगर इसको चाइना के साथ आप कंपेयर करोगे तो वहां पे फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज 61%।
तो कहीं न कहीं लेबर फोर्स के अंदर फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट अभी भी इंडिया के अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 में जो हुई थी, जहाँ पे बोला गया था 1/3 रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में दी जाएगी फीमेल्स को। लोकसभा के अंदर फीमेल्स को 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी, पर ये माना गया है कि ये अभी भी रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा कम है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फीमेल्स को इन्वॉल्व क्यों करना है पॉलिटिक्स में? रीज़न इज़ जब भी फीमेल्स होंगी तो वो फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ को रेज़ करेंगे। अभी देखो सर्वाइकल कैंसर को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी इंडिया के अंदर, पर जब फीमेल्स का कहीं न कहीं रोल इंक्रीज़ हुआ है तो गर्डासिल जैसी वैक्सीन्स भी डेवलप हुई। वैसे ही एजुकेशनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। अब देखो जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन होते हैं, आज का जो टाइम है वो है डिजिटलाइज़ेशन वाला, इंटरनेट वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल लगभग सभी यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के अंदर और इससे जो काम की एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। पर जहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी, एक्सेसिबल ही नहीं होंगी, वहाँ पे कहीं न कहीं पिछड़ जाएँगे लोग। उसके बाद एसडीआई लॉस, इनइक्वालिटी की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमारे मार्क्स कहीं न कहीं रिड्यूस हुए हैं, वो इनइक्वालिटी की वजह से हुए हैं और अराउंड 30.7% ये मार्क्स रिड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट चलो फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार थीम ही किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। रिटेंशन सर्च अगर देखें तो 2019 में हमने 0 देखा, पर वहीं पे रिसर्चर इस टाइम पे 2023 के पास में 20% के आसपास है। पोटेंशियल क्या है एआई का? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस तो नहीं करेगी, पर हाँ, इसका हम बेटर यूज़ करके बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे पेस्ट कंट्रोल करना होता है, तो आपके पास डिवाइसेज़ होते हैं व्हिच आर एआई कंट्रोल्ड, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अगर उस एरिया में जाएँगे तो उनको पूरा सर्वेलियंस खुद ही करना पड़ेगा, पर ड्रोन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करोगे तो आपको पूरी कंडीशन वैसे ही पता चल जाएगी। वैसे ही है कॉशन अर्ज्ड, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमिंग की ज़रूरत है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके विदाउट इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़। इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ोकस इनइक्वालिटीज़ के ही ऊपर है, वो चाहे से जेंडर डिस्पैरिटी हो या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी हो। इवन जो 2024 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी में मिला था, उनका टॉपिक भी यही था वेल्थ इनइक्वालिटी। यानी कि जो मैक्सिमम पैसा है किसी भी कंट्री का, वो थोड़े से लोगों के पास है और जो बाकी उससे आधा पैसा बचा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। विमेन को और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर पहले से ही सोसाइटी पैट्रियार्की थी, तो फीमेल्स को घर के काम के साथ लिंक कर दिया जाता था। बेशक उनको संडे को भी हॉलिडे नहीं हुआ करती थी, पर वो फिर भी अपना कंटिन्यूटी में काम करती हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेंथन एजुकेशन एक्सेस। तो एक तो एजुकेशन, जब भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो उससे विमेन हो, जो भी पर्सन एजुकेशन को एक्सेस कर रहा है, वो एम्पावरमेंट होती है उसकी। और जो एजुकेशन का लेवल है स्कूल्स के अंदर उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे एक और इनइक्वालिटी चल रही है एजुकेशन के सेक्टर में, वो है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में देखोगे फीस ही बहुत ज़्यादा हाई है। उन्होंने एक्टिविटीज़ ही इतनी सारी ऐड कर रखी हैं जिनके वो चार्जेज़ ऐड कर देते हैं फीस में। पर वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स का अगर लेवल देखोगे वो ड्रॉप हो रहा है। तो इसी वजह से तो प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं लोग। तो यहाँ पे हमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेवरेज एआई इक्विटेबिलिटी, यानी कि जितने भी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सर्विसेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, तो डेटा और बेटर तरीके से मैनेज हो सकता है। इससे ह्यूमन तो नहीं रिप्लेस हुआ, पर काम और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ यूज़ हो गया। उसके बाद आता है सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट गेन्स। तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन है, तो अब देखो जो मनरेगा था वो 100 दिन की जॉब्स प्रोवाइड करी जाए, उसी को लेके रह गया था। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें एडिशन करने की ज़रूरत है, जैसे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए। अब एक टाइम था जब प्लम्बर से रिलेटेड आईटीआईज़ आप देखोगे, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड देखोगे, पर आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वाइज़ भी चेंज हो चुका है। अब ड्रोन्स का टाइम आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम पीरियड आ चुका है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारे कौन-कौन से एसडीजीज़ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? नंबर 1 नो पॉवर्टी, देन आता है ज़ीरो हंगर एंड वेरी इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। अगर ये एसडीजी 2030 हमें अचीव करने हैं, क्योंकि 2025 का मिड आ चुका है, तो थोड़ी-सी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। देन आती है क्वालिटी एजुकेशन, 5 पे आ गई जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद 10 पे आ जाएगी रिड्यूस्ड
इनइक्वालिटीज। तो ये था आपका एसडीआई या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025।